हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ चुका है। आई थिंक तो लगभग आप सभी ने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा और आप अंतिम चरण में चल रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कोशिश करिएगा कि परीक्षा जब भी आपका हो, एडमिट कार्ड जब निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा किस डेट को आपकी परीक्षा है। तो उससे एक दिन पहले अपने ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्ट दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक आप स्टडी करते रहो, तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो तनाव में आपका माइंड बेहतर काम नहीं करेगा। तो एक दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले एकदम रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद से जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। इससे आपके दिमाग में जितनी भी जानकारी या मेमोरी में सेव होगी और जब ज़रूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बड़ा इत्मीनान से क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम जून 2023 यानी कि अभी जो ये स्टार्ट होने वाला है और आगामी जब भी कभी भी आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम होगा वहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कम्युनिकेशन वाले यूनिट में, जिसको हिंदी में संचार बोला जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट आप कह सकते हैं, कला है और इसकी परफेक्शन जितना ज़्यादा आप शब्दों का भंडार अपने अंदर बढ़ाते हैं, जिस भी भाषा में आप बातचीत करते हैं उतना ही परफेक्ट आपका होता जाता है। और बातचीत करते करते ऐसा नहीं कि अचानक से सब एक बोलचाल के कौशल में पारंगत हो जाते हैं, ये समय के साथ होता है। तो आप भी इसमें जो है पारंगत हो सकते हैं और जब टीचिंग आप करते हैं तो इस कौशल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी आपके स्टूडेंट के साथ, तो ये सारा कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए इस यूनिट को जो है आपका इसमें ऐड किया गया है पेपर 1 में। तो यहाँ पर हम इस यूनिट के अंतर्गत 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और आपने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है। तो अगर आप इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें से 70+ क्वेश्चन या परसेंट में आप कह लीजिए सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है वो आपका बेहतर हो चुका है। मतलब आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किस आधार पर है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करूं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो आप पॉज करके वीडियो को अपना राइट आंसर बताते हुए चलिएगा। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं पूरे क्वेश्चन का, मैं बता देता हूं पहले ही, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहां पर कवर करना है। जब मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं तो वहां पर डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है कि आपका ये यूनिट कैसा चल रहा है। और यहां पर कई ऐसे क्वेश्चन भी है जो रिपीट ऑन आपके एग्जाम में हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड हुए हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चयनात्मक ध्यान। देखिए, कक्षागत संप्रेषण कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किस आधार पर किया जाता है, तो चयनात्मक ध्यान के आधार पर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस सेट की तरह से कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क के है रूप में। ऐसा क्वेश्चन आपको जितने भी थ्योरेटिकल या थ्योरी संबंधित जो यूनिट्स आपकी हैं उसमें अभिकथन तर्क के क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेंगे। हर 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बहुत ही जरूरी है। देखिए, अभिकथन में दिया गया कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतः क्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। तर्क में बोला जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। अब दोनों को पढ़ना है अच्छे से, अभिकथन और तर्क को समझना है और नीचे दिए गए इन कूट के अनुसार आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज करिएगा, इत्मीनान से अपना आंसर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए कम्युनिकेशन स्कूल कम्युनिकेशन वाले यूनिट में, सॉरी मैं स्किल बोल रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन यूनिट से आपका 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर आपका यहाँ पर
पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब देखिए सीधे जो सही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए तर्क आर में यही दिया गया था आपका कि कक्षागत संप्रेषण सामान्यतः द्विध्रुवीय संप्रेषण की प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय का मतलब दो लोग होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन आपका होता है, और ऐसे में संप्रेषण की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण छात्रों द्वारा प्राप्त अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है। इसलिए तर्क आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन अभिकथन आपका गलत है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन अभिकथन और तर्क में है। शुरू में मैंने ही 5 मिनट ले लिए हैं, लेकिन 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तर्क में बोला जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो अब इन कूट के अनुसार चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब गलत है आपका ए, क्या है, गलत है, लेकिन आर आपका सही हो जाएगा। अभिकथन आपका गलत है, लेकिन तर्क आपका सही है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कम्युनिकेशन स्किल की बात की जा रही है। बातचीत कौशल के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। तो यही बात बोली जा रही है। बाकी पहले में ये बोला गया था कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति क्या कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाता है, बातचीत उसके बातों का प्रभाव होता है, नहीं। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषण या बातचीत करते हैं। तो यहां पर इसीलिए तर्क आपका आर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, अभिकथन तर्क के रूप में है, कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। और तर्क में बोला जा रहा है कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्व उद्देश्य होती हैं। अब इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए सही है, लेकिन आर आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। ये तर्क आपका गलत है इसमें, लेकिन आपका अभिकथन यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखना है कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है, किस सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ये होती है, इसे आपको याद रखना है। और इस विधि के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए याद रखना है आपको कि क्रियान्वितकारी विधि में संप्रेषण को एक सतत एवं परिवृत्तीय यानी कि सर्कुलर प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। और यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें एनकोडिंग व डिकोडिंग यानी कि संचारक, संदेश, चैनल एवं शोर आदि घटक को शामिल किया जाता है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है, ये आपको बताना है। यानी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के संदर्भ में, तो इनको देख लेना है और कौन कौन से स्टेटमेंट सही है उसके अनुसार अपना कूट के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक तो पहला हो जाएगा आपका अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। दूसरा आपका होगा इसमें संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, यानी कि संप्रेषण या जो संप्रेषण कौशल है इसको आप अर्जित कर सकते हैं, मतलब मेहनत करके, प्रैक्टिस करके। उसके बाद से सी है आप 3 जो है आपका संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। और उसके बाद से चौथा आपका हो जाएगा संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार संपन्न होता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, टफ, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा आपको कि एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जिस तरह के, जिस लेवल के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हर तरह के प्रश्न यहाँ पर इन 100 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकार्य प्रतिस्थापन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है कक्षा शिक्षण के संबंध में मुस्कान एक भ्रिकुटी
तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत या अशाब्दिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे संचार का मूलभूत प्रकार प्रतिस्थापन संपन्न होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सेट 1 में आपका संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार दिए गए हैं और सेट 2 में आपका उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो सेट 1 को सेट 2 के साथ मिलान करना है और मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए हम इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आपका गैर श्रोता दिया गया है, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद से बी क्या दिया गया है, बी आपका सीमांत श्रोता दिया गया है, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। और उसके बाद सी आपका दिया गया है मूल्यांकन श्रोता, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। और डी जो है आपका सक्रिय श्रोता, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये तीसरे के साथ। यानी पहला गैर श्रोता यानी अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में भी लिप्त होता है। सीमांत श्रोता संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। और यहाँ पर मूल्यांकन श्रोता जो है संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भित का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। और सक्रिय श्रोता निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। तो ये आपका मैचिंग हो जाएगा और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ, इधर कर देता हूँ। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मैच किया होगा। मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है, इन चारों में से आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे कई बार भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है एक लाइन में और 4 विकल्प, तो ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिला है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन कईयों बार देखने को मिले हैं। हर तरह के क्वेश्चन को आप तैयार करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करिए। इजी, मॉडरेट, टफ, अलग अलग टाइप से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन को तैयार करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, असंरचित। अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः असंरचित आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको देखना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन मैं तेजी के साथ चल रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए, आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा सोचने, समझने और आंसर करने के लिए। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पहला और चौथा यहाँ पर हो जाएगा और इसके साथ ही साथ 5वां। उसे संगठित रहना चाहिए और उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। तो एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को इन सभी विकल्पों में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। उसे संगठित रहना चाहिए, उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। सामंजस्य का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके अनुसार छात्र व्यवहार करें या क्लास में किसी तरह का माहौल हो सकता है, तो कैसे आप जो है सामंजस्य स्थापित करते हैं और कैसे उनको जो है जो भी कॉन्सेप्ट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग विषय में पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ा पाते हैं। और उसे कहानी कहने की विधा की वरीयता देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। कुछ यहाँ पर विकल्प हैं जिनको देखना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर से। पहला है मूर्तता होनी चाहिए, दूसरा है शिष्टाचार होने चाहिए और उसके बाद से 5वां होगा आपका सुसंगति। तो ये 3 आपके सही होंगे, पहला, दूसरा और यहाँ पर 5वां जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल्स आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि तेज़ी के साथ मुझे 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा यहाँ पर हो जाएगा, तो जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और आप अपने तैयारी को भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट ऑन अगर होंगे एग्जाम में तो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि जन संचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है, ये आपको इन 4 विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर होगा, आग्राहक सक्रिय है।
देखिए, जनसंचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है? तो अग्राहक सक्रिय का जो है ये आपका सूचक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संदर्भ में सामान्य अनुक्रम है। आपको बताना है, यहाँ पर कुछ अनुक्रम दिए गए हैं संप्रेषण के संदर्भ में। जो अनुक्रम आपका सही है उसका चुनाव करके राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण, भाषा, समाज और सभ्यता। ये जो है संप्रेषण के संबंध में सामान्य अनुक्रम आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में संचार का माध्यम दिया गया है, सूची 2 में प्रसारण या संप्रेषण दिया गया है। तो सिंपली इसे मैच करना और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैच हो जाएगा, पहले का आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा अवैयक्तिक संप्रेषण। फिर उसके बाद से यहाँ पर एक बाय मिस्टेक से आपका पहला जो है चौथे के साथ यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा आवृत्ति स्वर सामंजस्य के साथ, और बी जो आपका विज्ञान दिया गया है वो आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मिल जाएगा अवैयक्तिक संप्रेषण। और इंटरनेट किसके साथ मैच करेगा? वो पहले के साथ बैंडविड्थ ये हो जाएगा आपका। और समाचार पत्र जो है आपका रेखीय संप्रेषण। तो ये आपका संचार के जो माध्यम थे और प्रसारण जो दूसरे साइड में दिया गया था या संप्रेषण का, तो उसके साथ मैच करना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया है तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब, किस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब इन चारों विकल्पों में से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आदाता संदेश का अवबोध करता हो। आदाता यहाँ पर जो है संदेश का अवबोध करता हो। संप्रेषण प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाएगी जब जिससे आप बातचीत कर रहे हो वो संदेशों को समझ पा रहा हो, तभी आपकी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। जैसे किसी से आप बात कर रहे हो, अगर वो बात सामने वाला समझ ही नहीं पाता है तो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो बात आप तक ही रह गई, तो किसी भी प्रकार का वहाँ कम्युनिकेशन आपका नहीं हुआ। तो आई थिंक कि यहाँ पर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि एक ग्राहक बैंक को लिखता है कि कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजें। संप्रेषण के संदर्भ में इसको क्या कहा जाएगा? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये एक प्रकार का संदेश है जो कि बैंक के कर्मचारी को या बैंक को भेजा जा रहा है सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं जिससे हमारी स्व छवि निखरती है, तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं, यह क्या कहलाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये संप्रेषण चयनात्मकता कहलाता है। याद रखना है कि हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं जिससे हमारी स्व छवि निखरती है, तथा जब संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलती की व्याख्या करते हैं तो उसे संप्रेषण चयनात्मकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना की दर्शकगण आपका हो जाएगा। यहाँ पर दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है? एक बार मैं रिपीट ऑन क्वेश्चन कर देता हूँ। मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मीडिया का समाज पर नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मीडिया पर समाज का नियंत्रण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन अभिकथन और तर्क के रूप में है। अभिकथन में दिया गया है कि कलाएं मूल इच्छा और संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न हुई हैं। तर्क दिया गया कि भाषा संस्कृति से अपृथकीकरणीय है।
जो इसके निर्वहन का मूल स्रोत है और संप्रेषण का मूल आधार है। इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। विकथन तर्क पे आप थोड़ा सा विचार करिएगा, उसके बाद से अपना राइट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी अभिकथन तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पर तर्क अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों है आपका। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि इन सभी विकल्पों में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है, तो यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों आपकी होती है, यही इसकी एक विशेषता है इन चारों विकल्पों में से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है कि नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छे लेवल के और हर तरह के क्वेश्चन होंगे, बस मैं यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे इसे प्रैक्टिस सेट की तरह कंप्लीट कराना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर पाओ और यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से लेकर एक प्रैक्टिस सेट की तरह इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नकारात्मक। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है कि नहीं आप गलत हैं, ये किस प्रकार की प्रतिपुष्टि है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, ये आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है आपका। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ज्ञान से। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन सभी विकल्पों में से किससे संबंधित मामले शामिल होते हैं, तो ज्ञान क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे डैश 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 किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट से देख लेना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तीसरा और इसके बाद से चौथा, देखिए अकादमिक पाठ का यहाँ पर उसे ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही साथ संप्रेषण विकर्षण का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे अकादमिक पाठ का और इसके साथ ही साथ संप्रेषण विकर्षणों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही पर होती है, अच्छे डैश 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 करना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्या करना कठिन हो जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व अनुमान करना जो है काफ़ी कठिन यहाँ पर हो जाता है। आपको पता है चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होती है, तो यहाँ पर अच्छी का पूर्व अनुमान कि क्या वो अच्छा है या अच्छी है, इसका पूर्व अनुमान करना काफ़ी कठिन हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसको गेट कीपिंग कहा जाता है। याद रखना है कि आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना और विषय वस्तु की प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है और गेट कीपिंग का सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक कूर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ऐसे ही डिटेल्स में सभी क्वेश्चन के करा सकता था, लेकिन क्वेश्चन जब मैं 10 से 15 रखता तो वीडियो लंबी भी नहीं होती और डिटेल भी मैं दे देता, लेकिन यहाँ पर बस एक उद्देश्य के हिसाब से आपको यहाँ पर अभ्यास करते हुए चलना है और क्वेश्चन को कंसिडर करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन अभिकथन और तर्क के रूप में है। अभिकथन में दिया गया प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता। तर्क में दिया गया कि लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिकथन आपका गलत है लेकिन तर्क आपका सही है। लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है जब, किस प्रकार से यहाँ पर होगा, तो व्यवधान के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। तो देखिए, संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है जब प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवाचिक संप्रेषण को अवश्यमेव घोषित करता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड। याद रखना आपको, किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड अवाचिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अवश्यमेव घोषित करता है। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि जिस संचार में भाषा के स्थान पर संकेतों या ड्रेस कोड का उपयोग किया जाता है उसे अशाब्दिक या अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें चेहरे की भाव भंगिमा से अभिव्यक्ति प्रभावी होती है, जैसे कि जम्हाई लेने का अर्थ है उबना या भ्रम में होना, एवं आंखें सिकोड़ने का अर्थ होता है अस्वीकृति होना आदि। यानी जिसमें बोला नहीं जाता, आपके भाव भंगिमा से ही जो है समझ लिया जाता है कि आप क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। और देखिए, अभिकथन और तर्क के रूप में अभिकथन में दिया गया संप्रेषण में प्रतिभाग परक सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध का पाया जाना पूर्व कल्पित होता है। तर्क में दिया जा रहा है कि इससे सामाजिक अंतःक्रिया संभव होती है जो अन्य कारकों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। अब यहाँ पर नीचे दिए गए चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद से तर्क आर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपने राइट आंसर लगाया, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रगानुभाविक संप्रेषण जो है आपका यहाँ पर अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पूंजी प्रधान। तो आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता पूंजी प्रधान है, यानी कि पैसे से ही आपका सारा जो मीडिया ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है, जो आपका न्यूज हाउस एजेंसी जो होती है इस प्रकार से चलती हैं। ऐसा नहीं कि बिना पैसे के वो आपकी रन की जा सकती हैं। तो उसमें जो पारदर्शिता होती है सूचनाओं की वो आपकी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिक धन या पैसा देकर जो है उन सूचनाओं को प्रभावित कर सकता है, यानी अपने फेवर में जो है उनका प्रसारण कर सकता है। तो ये जो है एक बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति आप कह सकते हो, जहाँ पर जो सही सूचना है आप तक नहीं पहुँच पाती है, जो तोड़ मरोड़ कर परोस किया जाता है, जो वो चाहते हैं वैसी सूचना आप तक पहुंच पाती है। तो पूंजी प्रधान यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। किस संचार का उदाहरण है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये समूह संचार का उदाहरण है। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम आपको चुनना है और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सबसे पहले आपका विज्ञापन होगा, इसमें देखिए डैश ये आपका होगा, ये टाइप नहीं हो पाया है। और उसके बाद से सूचना आपका होगा, प्रत्ययन आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर व्यवहार संबंधी आपका परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से ये क्रम आपका सही होगा संचार के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है, ये आपको बताना है। मेन स्ट्रीम मीडिया आप कह सकते हैं, मास मीडिया का मतलब यही है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति को प्रसारित करना ही जो है मास मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होना चाहिए, जबकि ऐसा वर्तमान समय में आपको देखने को नहीं मिल पाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसे जो है क्रियान्वितकारी प्रतिमान कहा जाएगा, क्रियान्वितकारी मॉडल यहाँ पर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः क्या है। आपको इन चारों में से बताना है कि आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः क्या है। तो इन चारों विकल्पों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता सचेत यहाँ पर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें ये अभिकथन और तर्क के रूप में है या कारण के रूप में। अभिकथन में दिया गया सूचना में सूचना देने, आश्वस्त करने और गलत सूचना देने की क्षमता होती है। कारण है कि प्रचार आश्वासन के लिए सत्य और असत्य के बीच सूक्ष्म अंतर को समाप्त कर देता है। तो अब आपको अभिकथन और कारण को समझने के बाद इन चारों में से राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत है कि व्यक्ति को निजी डैश डैश को श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश के संदर्भ में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संदेश। यही बोला गया था कि कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत है कि व्यक्ति को निजी संदेश को श्रोता के अनुकूल बनाना यहाँ पर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पक्ष समर्थन। याद रखना है कि अधिगम की प्राप्ति हेतु कक्षा शिक्षण एक प्रमुख उपागम है और कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व पक्ष समर्थन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपका होता है, ये बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ये, संस्कृति से आपका संबंधित होता है। याद रखना है कि संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा संचार की संस्कृति से जो है आपका संबंधित होती है। और एक पॉइंट और इसमें है कि एडवर्ड टी हॉल के अनुसार संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है, और संस्कृति को संप्रेषण के माध्यम से पारित किया जाता है और संप्रेषण एक संस्कृति को दर्शाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है, इन चारों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकीकरण यहाँ पर इसको कहा जाता है। स्थानीय और आमने सामने संचार को सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक है। कुछ यहाँ पर विकल्प दिए गए जिनको देखना है और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा, भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर और मनोवैज्ञानिक शोर। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में बाधक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा जा रहा है कि विषयेत्तर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पराभाषिक इसको कहा जाता है। याद रखना, विषयेत्तर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को जो है पराभाषिक व्यवहार कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है, ये आपको इन चारों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। शब्दार्थ शोर आपका होगा। कक्षा में क्लासरूम में जो है आपका किसी कारण से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेने में विलंब हो सकता है, तो उसके पीछे का जो कारण है आपका शब्दार्थ शोर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। तो यहाँ पर इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर माना जाता है। देखिए, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात आप कोई तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, आकृति इत्यादि देखते हैं और आपको उनमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त हो जाता है, तो सदृश्य संप्रेषण ये आपका कहलाता है। इसमें विषय वस्तु सदैव स्थिर रहता है। जैसे पिक्चर, चार्ट पेपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारी जानकारी होती हैं और आप उसे देखते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद वो जानकारी आप जान पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और ये मैचिंग वाला है। सेट 1 में संप्रेषण के तत्व है, सेट 2 में प्रक्रम, भाग और विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले आपका संप्रेषक दिया गया है, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका चौथे के साथ, ये एक प्रकार का संवेदी अंग है। और आग्राहक ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा, यहाँ पर मस्तिष्क के साथ। और उसके बाद से संदेश जो है किसके साथ मैच हो जाएगा? तो संदेश जो है आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय आवेग है। और उसके बाद माध्यम जो है आपका यहाँ पर तीसरा केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो सिंपली आपको मैच कर लेना था, संप्रेषक को संवेदी अंग से, आग्राहक को मस्तिष्क के साथ और यहाँ पर संदेश को वैद्युत चुंबकीय आवेग और डी यानी माध्यम को केंद्रीय स्नायु तंत्र के साथ। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये अभिकथन और तर्क के रूप में है। अभिकथन में दिया गया मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि नहीं होती है। तर्क बोला जा रहा है कि मीडिया से होने वाला अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देता है, न कि अंतः वस्तु की गुणवत्ता को। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो तो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया। ए और बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसको मैं फिर से इरेज करके यहाँ पर कर देता हूँ। 47 में ये पूछा गया था कि रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर था। ए और बी, तो ए सौंदर्यपरक संकेत और यहाँ पर बी सांस्कृतिक संकेत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चैनल के निष्पक्षता से जो है संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत के जो है अर्थ प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा रहा है कि संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है, क्या शामिल है ये बताना है आपको। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक जगत जो है आपका संप्रेषण की भाषा में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा के अंतर्गत गुणांक संप्रेषण आपका होता है किस प्रकार का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्निहित आपका होता है। देखिए याद रखना आपको कि कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक जो बोलते हैं इसको, गुणार्थक या गुणांक संप्रेषण अंतर्निहित हैं। कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही अर्थ के स्तर पर होता है जिससे छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक अधिगम किया जा सके और संप्रेषण प्रायोजन मूलक तथा व्यवहारिक होता है। अर्थात कक्षा में संप्रेषण के दौरान सूचना का प्रेषण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है
तथा शिक्षार्थी के अनुकूल होता है, जो कि एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और अभी हम फिलहाल में यहीं तक जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गई है। नीचे से कॉल आ रहा था, अब मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मरीज जो मतलब मेरे पास है, माता जी की तबीयत लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत में है, तो कुछ देखना है उसको या ले जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर पे इमीडिएट। तो उसकी वजह से अभी जो है मैं इस वीडियो को 50 क्वेश्चन तक रहने देता हूं। बाकी जो क्वेश्चन है आपके 50, वो मैं अभी कोशिश करूंगा जल्दी ही इवनिंग टाइम या कल के डेट में आपको कवर करा दूंगा। बाकी ये 50 क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और चेक करिएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर राइट हुए हैं। और ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जो है आप यहाँ पर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मोटिवेशन की तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ ही साथ इसे शेयर करिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए, या हायर एजुकेशन या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, वो भी ऑथेंटिक वे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।